हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे एक वेक्टर को कैसे दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, उसको कैसे हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जो कल हमने पढ़ा था जस्ट उसका अपोजिट आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने दो वेक्टर को ऐड किया था, दो वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर हमने लिखा था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में या दो वेक्टर्स में रिजोल्व करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे या कैसे उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्यों उसको रिजोल्व कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो अपने पास कोई भी एक वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर। अब मैं इस वेक्टर को, आप किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के बराबर लिख सकते हो। किसी भी एक वेक्टर को आप किसी दो वेक्टर के सम के बराबर लिख सकते हो। तो मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई जो ये वेक्टर है मैंने उसको दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको, ये वेक्टर हमारा मेरा आर है और मान लेता हूं कि मैं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैंने क्या मान लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। दिस इज वाई एक्सिस, ये मेरा कोई भी वेक्टर आर है। ये कोई भी फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, कोई भी वेक्टर हो सकता है आपका। ये कोई वेक्टर आर है। ये वेक्टर आर इस हॉरिजॉन्टल, तो इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये जो वेक्टर आर है इसको रिजोल्व करना है दो वेक्टर्स में। ठीक है, अब इसको कैसे रिजोल्व करना है, देखो मेरा ये फाइनल पॉइंट है, ये इसका हेड पॉइंट है, ये इसका टेल पॉइंट है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं इसके ऊपर, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो अगर मैं एक वेक्टर ये ड्रा कर देता हूँ, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर मैं यहां से यहां तक, इसको मैं एक वेक्टर ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोई वेक्टर मान लिया मैंने, वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर एक्स, ये वेक्टर आर एक्स है और यहां से ये जो वेक्टर है इसको मैंने आर वाई मान लिया। ठीक है, आर वाई मान लिया। तो इस वेक्टर आर को, ये जो वेक्टर आर है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर आर will be equal to sum of vector r x and vector r y. तो vector r x, this is vector r x and this is vector r y। तो इन दोनों के सम के बराबर मैं इसको लिख सकता हूं। क्यों, देखो क्योंकि जो इफेक्ट ये वेक्टर यहां पे हमें दे रहा था, जो इस अकेले वेक्टर r का जो इफेक्ट था वही सेम इफेक्ट इन दोनों का अगर ये दोनों एक साथ, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ आर एक्स और आर वाई को, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, आर एक्स का और आर वाई का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो सेम है जो वेक्टर आर का अकेले का इफेक्ट था। ठीक है भाई, इस वेक्टर ने वही इन दोनों का इफेक्ट दिस वन प्लस दिस वन। तो देखो यहां से मान लो ये डिस्प्लेसमेंट ये भी, आप यहां से यहाँ डिस्प्लेस हो गई, फिर नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आप यहां से आता है तो आप यहां पूछिए, और या फिर आप सीधा यहां से आप चले जाओ। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट, अगर दो वेक्टर का जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ टुगेदर, इफेक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स विच प्रोड्यूस दे टुगेदर, दोनों जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एक साथ, अगर वो इफेक्ट इस अकेले वेक्टर के इफेक्ट के बराबर है तो हम ये बोलेंगे कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये इसके दो कंपोनेंट हैं। तो ये आर एक्स और आर वाई क्या है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। तो आप इसको मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी एक वेक्टर को हम दो वेक्टर के सम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वेक्टर मान लो, कोई भी वेक्टर, ये वेक्टर सी है, दिस इज वेक्टर सी। तो बेटा इसको, ये वेक्टर ए हो गया मान लो, दिस इज वेक्टर ए,
दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो वेक्टर सी है और ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। ठीक है, तो इस वेक्टर सी को मैंने दो वेक्टर के सम के बराबर लिखा इसको, तो ये इन दोनों के सम के बराबर है वेक्टर सी आपका। तो किसी भी वेक्टर को हम किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है कि एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजोल्व करना या दो वेक्टर में उसको स्प्लिट करना, ब्रेक करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्विंग ऑफ ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व करेंगे, अब वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें मैंने आर वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किए हैं, और ये जो दो कंपोनेंट है, जो आर एक्स और आर वाई जो कंपोनेंट हैं इसके, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये जो रिजोल्यूशन है जिसमें मैंने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किए हैं, और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं, वो दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस रिजोल्यूशन को बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। और मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट के सम के बराबर ही लिखो, जरूरी नहीं कि दोनों परपेंडिकुलर ही हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये केस दिया है, इसमें ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, तो किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम के बराबर हम लिख सकते हैं। एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में हम रिजोल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखो we can resolve any vector in two vectors such that the effect produced by both vectors together is same as produced by single vector। तो अगर किसी वेक्टर को रिजोल्व करना है तो हम किसी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि दोनों कंपोनेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट है, दोनों कंपोनेंट मिलके जो काम करेंगे, अगर वही काम अकेला वेक्टर कर रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो दो वेक्टर हैं ये उस वेक्टर के कंपोनेंट हैं, और हमने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इसको हम याद रखेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो है आपका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो हमें कौन सा रिजोल्यूशन पढ़ना है, सिर्फ रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन हमें पढ़ना है। और रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, ऐसे दो कंपोनेंट में उसको स्प्लिट करेंगे ताकि वो दोनों कंपोनेंट्स क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो अभी जो केस हमें पढ़ना है वो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, केस 1, रिजोल्यूशन इन टू rectangular components
वेक्टर को कैसे रिजोल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वो हम देखेंगे। एक वेक्टर को कैसे रिजोल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम बार बार यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो भाई एक वेक्टर को हम बार बार रिजोल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका यूज है, तो बहुत ही सिंपल भी है ये। जैसे ये वेक्टर आर हमने लिया था, तो इस वेक्टर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आर एक्स और आर वाई क्या है, यहाँ पे जो आर एक्स है वेक्टर आर एक्स एंड वेक्टर आर वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो ये दोनों क्या हैं, वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें आर एक्स को फाइंड आउट करना है, आर एक्स को, और वेक्टर आर वाई को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, हमने यूनिट वेक्टर का दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां पे हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इसको लिखेंगे आर वाई एंड आर वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहां पे जो मैंने केस लिया हुआ है, जो आर एक्स वेक्टर है, आर एक्स, उसकी डायरेक्शन क्या है, आर एक्स वेक्टर की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये जो वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये जो यूनिट वेक्टर है, जो आर एक्स कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्स इंटू आई कैप, और इसको कैसे लिखेंगे, आर वाई तो इसका मैग्नीट्यूड, और आर वाई कैप का मतलब है वाई डायरेक्शन के अलोंग, वाई डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर वाई किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है ना। तो दिस इज यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग वाई एक्सिस। और कोई अगर यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल जे कैप। तो आर एक्स को और आर वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा वेक्टर आर था जिसको हमने रिजोल्व किया था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर एक्स वेक्टर की जगह आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आर एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालनी है और आर वाई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब आर एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये मेरा r वेक्टर है, दिस इज वेक्टर r, दिस इज r। अब यहाँ से जो हेड पॉइंट है इसका, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब ये जो वेक्टर है r, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, r के बराबर है, ठीक है। तो इस एरो की जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इस एरो की, ये किसके बराबर होगी, वेक्टर r की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो ये जो लेंथ है ये r के बराबर है। ये जो है दिस इज वेक्टर आर वाई, दिस इज आर वाई, तो ये आर वाई के बराबर है, और ये जो है ये किसके बराबर है, आर एक्स के बराबर है, ठीक है। मान लो कि ये जो एंगल है, जो आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल मान लिया मैंने यहाँ पे थीटा। तो वेक्टर आर, जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे थीटा, दिस इज थीटा। तो ये जो आर एक्स है, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये जो हाइपोटेनियस है ये किसके बराबर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया आपका, जैसे ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है। तो जो OA लेंथ है ना, OA,
ये किसके बराबर है भाई, ये वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और जो लेंथ आपकी ए से बी है या बी से ए है, ये जो लेंथ है ए से बी या बी से ए, ये लेंथ आपकी वेक्टर आर वाई के बराबर है। और जो लेंथ आपकी ओ से बी है, ये लेंथ आपकी किसके बराबर है, वेक्टर आर एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने यहां से मैं कह सकता हूं कि ये इसके बराबर होगा। अब इसमें देखो कि जो आर एक्स है, ये जो आर एक्स है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं कह सकता हूं कि ये जो आर एक्स है ये बेस हो गया। और बेस क्या होता है, बेस होता है हाइपोटेन्यूस इनटू कोस थीटा। तो आर एक्स की वैल्यू, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इस आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आर कोस थीटा आ गया। और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। दिस इज हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। तो बेटा यहां से इस ट्रायंगल से मैं क्या निकाल सकता हूं, आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, तो आर एक्स किसके बराबर आ गया, आर साइन थीटा के बराबर आ गया। यहां से आर एक्स मेरा आ गया आर साइन थीटा। ठीक है, और आर वाई किसके बराबर आ गया, आर वाई आ गया आर एक्स हो गया कोस थीटा, सॉरी दिस इज कोस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, ये आर एक्स और आर वाई आ गया। अब देखो आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया। अब मेरे को तो बस ये तो निकालना था। तो वेक्टर आर किसके बराबर आ गया, वेक्टर आर मेरा आ गया आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये आ गया। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, अगर मैं इन दोनों से, इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूं, पाइथागोरस क्या कहती है देखो, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका क्या है परपेंडिकुलर है आर वाई, परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आपका जो बेस है ओ बी का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो मेरा वेक्टर आर आ गया था और ये इसके दोनों कंपोनेंट आ गए थे आर एक्स और आर वाई। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ओ ए की जो लेंथ है वो आर के बराबर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आर वाई के बराबर है, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, दिस इज आर एक्स, इसका स्क्वायर हो गया। यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई देखो, आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, आर में और आर एक्स और आर वाई में। ठीक है, तो ये जो आपका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो सम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस वन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया दोनों का। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने इसको रिजोल्व किया था, वेक्टर आर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया था। तो दोनों कंपोनेंट अगर आपको दे रखे हैं और आपको ये वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर एक्स का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं थीटा के लिए रिलेशन निकालना चाहूंगी, थीटा एंगल क्या होगा, तो थीटा को मैं कैसे निकालूंगा, देखो इस ट्रायंगल से थीटा आ जाएगा, यहां से इस ट्रायंगल से जो tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर आर वाई अपॉन बेस आर एक्स। तो बेटा ये मैं इस तरीके से क्या निकाल लूंगा, थीटा निकाल लूंगा। ठीक है, तो थीटा अगर आप किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया हुआ है, तो एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ये थीटा जो है, जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में है, रिजल्टेंट के बीच में और आर एक्स के बीच में, मतलब रिजल्टेंट के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक एग्जांपल हम लेंगे कि भाई हमने इसको क्यों पढ़ा, वहां से हमें वो चीज समझ में आ जाएगी कि हमने इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो रिजोल्यूशन वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो
एग्जाम्पल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि भाई इसका काफी ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा इसका फिजिक्स में यूज है। जो रिजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है काफी इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि भाई कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। दिस इंक्लाइंड प्लेन मान लेते हैं कि ये एंगल जो है इसको मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, 30 डिग्री, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक मान लो यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर ये रखा हुआ है, दिस इज, ये कोई भी ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का आपको मास गिवन है, इसका मास मैं ले लेता हूं, जो ब्लॉक है इसका मास मान लेते हैं 10 kg। तो भाई ब्लॉक का मास कितना दे रखा है यहाँ पे 10 kg दे रखा है, ठीक है। इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा, वेट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को, उस अर्थ के फोर्स को, उस ऑब्जेक्ट का हम वेट कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल वेट होता है या जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट है वो किसके बराबर होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसके बराबर होता है। ये हमेशा अर्थ की तरफ एक्ट करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, या मैं ये कहूं कि जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो इसका जो वेट है, इसका जो वेट है उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे भाई, वेट को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब ये जो ग्राउंड है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, ग्राउंड के या हॉरिजॉन्टल के हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। तो ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। और वेट की ये जो डायरेक्शन की बात कर ली मैंने, वेट होता कितना है, वेट होता है mg के बराबर। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, mg के बराबर। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे क्या करना है। अब देखो एक कॉमन सेंस से हम इसको सोच सकते हैं कि भाई ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ना, ये नीचे स्लाइड करेगा, इट विल स्लाइड डाउन, नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किस फोर्स पे डिपेंड करेगा, क्या इस पूरे mg पे डिपेंड करेगा, क्या ये पूरा mg रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे लाने में, नहीं। इस mg का इसकी तरफ जो कंपोनेंट है, इस mg का, इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है इसके अलोंग, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके अलोंग जो मोशन है उसके लिए, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो इस ब्लॉक को प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, तो इसके अलोंग कोई मोशन नहीं है। तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई मोशन नहीं है और इस कंपोनेंट की वजह से इसके अंदर मोशन आएगी, ठीक है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है कि भाई इस mg को, इस फोर्स को, इस वेक्टर को हमें दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। और कैसे कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, ऐसे कंपोनेंट में रिजोल्व करना है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक वेक्टर r लिया था। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया था, मैंने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये मेरी एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये अपनी मर्जी से आप कहीं भी ले सकते हो। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। और मान लो इसके जो परपेंडिकुलर है ये मेरी वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट किया। अब इस फोर्स को, चलो y को मैं नीचे ले लेता हूं भाई, ये जो है ये मेरी y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब मेरे को क्या करना है, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। एक कंपोनेंट आपको लेना है x एक्सिस के लॉन्ग, एक कंपोनेंट लेना y एक्सिस के लॉन्ग। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, rx में और ry में।
एक कंपोनेंट मैंने इसका लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा कंपोनेंट मैंने लिया इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग। ऐसे ही इसको भी क्या करना, रिजोल्व करना है। तो भाई इसमें तो मेरे को ये एंगल पता था, ये एंगल पता था ना, तो आर एक्स मेरा किसके बराबर आ गया था, आर एक्स मेरा किसके बराबर आ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको दोबारा से, आर एक्स मेरा आ गया था आर कोस थीटा के बराबर और आर वाई मेरा क्या आया था यहाँ पे, आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब मेरे को देखो रिजोल्व करना है, इसको कंपोनेंट लिखने हैं, तो मेरे को थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, मेरे को आर चाहिए। तो ये फोर्स तो पता ही हमें कितना है, mg की वैल्यू तो हमें पता है ना, यहाँ पे mg तो निकाल लेंगे, 10 इंटू mg क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है g से, g की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, तो mg कितना हो गया 100 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये कितना है 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 100 न्यूटन भी लिख सकता हूँ mg की जगह। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को रिजोल्व करना है इसको। एक बार हम एंगल देख लेते हैं इसमें, एंगल कौन सा, क्या एंगल बनेगा। देखो भाई ये एंगल अगर 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, ये 30 ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 60 हो गया। अगर ये 60 है ना तो बेटा ये भी 60 है, एक ही चीज तो है, ये दोनों तो पैरेलल है साइड, ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है ना। तो जो एंगल आपका ये है वही एंगल आपका ये है। ठीक है, अब ये 30 ये 90 ये 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया। अगर ये 60 है तो ये आपका 30 है। तो इसमें हमेशा आपको इस तरीके से एंगल लेना है कि जो एंगल ये है ना, जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, वही एंगल ये जो वेट है इसके परपेंडिकुलर के साथ बनाएगा। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा यहाँ पे 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा हमें ये एंगल कितना लेना है, जो एंगल ये है इंक्लाइंड प्लेन का। अब देखो इसको मैंने रिजोल्व किया था, ये कंपोनेंट किसके बराबर आया था, कोस थीटा के बराबर आया था ना, कोस थीटा के बराबर। तो कोस थीटा किसके साथ लगेगा, कोस थीटा उस कंपोनेंट के साथ लगेगा जिसके साथ ये आर थीटा एंगल बना रहा है। भाई दो कंपोनेंट है ना इसके, एक कंपोनेंट तो ये है और एक कंपोनेंट ये है। तो ये कंपोनेंट किसके बराबर है, ये आर कोस थीटा के बराबर है। तो कोस किसके साथ लगाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोस उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोस उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो थीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ। तो ये मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट है, इसको रिजोल्व करना है, और ये मेरा थीटा एंगल है। तो ये जो कंपोनेंट होगा जो थीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट मेरा कितना होगा, ये कंपोनेंट मेरा mg तो मेरा रिजल्टेंट है ना, mg और साथ में क्या लगा दूंगा मैं, कोस थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल थीटा नहीं है, इसको मैं यहां भी बना सकता हूं, इस आर वाई को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज आर वाई। आर वाई को पैरेलल में, किसी भी वेक्टर को पैरेलल में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं। अगर ये आर वाई वेक्टर है तो ये भी आर वाई वेक्टर है। तो इस वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में, एक तो एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग में रिजोल्व कर रखा है। तो ये जो कंपोनेंट है ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा आर कोस थीटा। और ये जो कंपोनेंट है जो थीटा एंगल नहीं बना रहा है इसके साथ, जो एंगल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपोनेंट क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा आर साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपको यहां से ध्यान रखना है। तो इसको मैंने रिजोल्व किया, ये एंगल थीटा था, तो ये कंपोनेंट हो गया mg कोस थीटा, mg कोस 30। और ये जो कंपोनेंट है दूसरा एंगल के अलावा वाला दूसरा जो है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा mg साइन 30, दिस इज mg साइन 30। तो मैंने क्या किया, मैंने इस mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब किसी वेक्टर को का जो रिजोल्यूशन करते हैं वो क्या कहता है कि ये वेक्टर जो अकेला काम कर रहा था, ये वेक्टर अकेला जो काम करेगा वही काम ये दोनों एक साथ करेंगे, ये दोनों एक साथ वही काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे जितना काम ये अकेला कर रहा था। तो भाई इस अकेले वेक्टर को मैं इन दो वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अगर मैं इसका दोबारा से डायग्राम बनाऊं इंक्लाइंड प्लेन का, तो ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि बार में इसका,
ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है आपका 30 डिग्री, ठीक है। और ये आपका था ब्लॉक, ये ब्लॉक था आपका। इस ब्लॉक के ऊपर इसका जो mg है ना, इसको दिखाने की बजाय मैं इस पे दो फोर्स दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने mg को दो फोर्स में रिजोल्व कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक तो इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग और एक इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर के लॉन्ग, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया mg cos 30 डिग्री और ये मेरा कितना हो गया mg sin 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इसमें मैंने इसको रिजोल्व क्यों किया, क्योंकि अब इसकी स्टडी करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भाई इसके अलोंग ये मूव करेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, इसमें जो भी एक्सेलरेशन होगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, वो एक्सेलरेशन होगा इस फोर्स की वजह से। इस मोशन में या इस डायरेक्शन के अलोंग जो मोशन है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो ये क्लियरली पता लग गया ना कि इसका कितना फोर्स या कितना इसका इफेक्ट इसके अलोंग है और इस फोर्स का कितना इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर के अलोंग है। तो ये वाला जो इफेक्ट है इसकी वजह से इस इफेक्ट, इसका जो ये इफेक्ट है इसकी वजह से इसमें मोशन होगी इसके अलोंग, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए रिजोल्व करना जरूरी था, ठीक है। तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की और हम इस तरीके से उसको रिजोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है रिजोल्यूशन करना। लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई मान लो ये कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और इसको एक कंपोनेंट तो इसका ये लेना है, एक कंपोनेंट इसका ये लेना है। तो इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करना है, रिजोल्व करना है। अब आपको एक एंगल भी गिवन होगा, अगर एंगल इसके साथ दे रखा है, ये एंगल दे रखा है मान लो थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos थीटा। जिसके साथ एंगल है ना वो cos, उसके साथ cos लगा देंगे और जिसके साथ एंगल नहीं दे रखा उसके साथ साइन लगा देंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर अबाउट रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। इसमें ये केस जो हमने पढ़ा है इसमें हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। अब किसी एक वेक्टर को दो से ज्यादा कंपोनेंट में भी रिजोल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, उसको तीन कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन इन थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला केस हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।